बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कॉग्निशन मॉडल्स देखे डिफरेंट किस्म के, इसके बाद एक्सटर्नल कॉग्निशन देखा था, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन के बारे में पढ़ा था। आज का लेक्चर भी हमारा पिछले लेक्चर से ही रेलिवेंट है। ठीक है, हमने 5 सेंसेस को देखा था कि जब भी हमने परसेप्शन लेनी होती है, कोई स्टिमुलस हमें कहाँ से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है, तो हम वो किसके ज़रिए परसीव कर रहे होते हैं, 5 सेंसेस के ज़रिए। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस आया, कुछ हुआ, हमने उसको परसीव किया। परसीव करने के बाद हम अपने सराउंडिंग्स में उसी चीज़ को परसीव करते हैं जिसके ऊपर हम अटेंशन देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे अटेंशन के ऊपर है। ठीक है, जो कि हमारी कॉग्निशन से ही रिलेटेड है। इसके बाद हम मॉडल्स ऑफ अटेंशन पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में देखेंगे, और मेमोरी मॉडल क्या है। ये हमारे आज के लेक्चर का एजेंडा है, जिसमें हम मेमोरी तक कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे आगे मूव करते हैं। अटेंशन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अटेंशन क्या है। देखो, जब भी कोई चीज़, हमने कोई काम करना है, तो हम उस काम को अगर अटेंटिवली करेंगे देन वो पॉसिबल है। एक वक्त में 4-5 काम हो रहे हैं, लेकिन हमें अटेंशन किसी एक काम की तरफ देनी है। तो अटेंशन की डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ माइंड टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। यानी 4-5 टास्क हैं, मगर आपने किसी एक टास्क पे फोकस करना है, तो वो क्या है? आप अटेंशन दे रहे हैं उस टास्क पे। मैनी कंपीटिंग स्टिमुलाई बट ओनली लिमिटेड कैपेसिटी। कि आपके हो सकता है रूम में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हों, यानी पीछे गाने भी बज रहे हों, कोई आपस में बात भी कर रहा हो, और आप अपना किसी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो बैकग्राउंड में काफ़ी सारी स्टिमुलस हो सकती हैं, लेकिन आपने किसी एक चीज़ पे फोकस करना होता है। देयरफॉर नीड टू फोकस एंड सेलेक्ट। अब आपने, यानी काफ़ी सारे चीज़ें हैं, स्टिमुलस हैं आपके इन्वायरमेंट में, लेकिन आपने क्या, किसी एक को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर काम किया। हमने लास्ट टाइम देखा था ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसमें हमने 4 कंपोनेंट्स की बात की थी कि आप सबसे पहले क्या करते हो, जो भी चीज़ है आपने परसीव किया, इनकोडिंग की, कंपैरिजन किया, उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस सिलेक्शन की, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन यानी रिस्पांस दे दिया। फिर हमने बात की कि इसकी मॉडल की एक्सटेंशन आई, जिसमें हमने 2 चीज़ों को ऐड किया था कि जब भी आपने कोई चीज़ परसीव करते हो तो फिर साथ में अटेंशन, यानी 2 चीज़ें हमने डाली, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है, अटेंशन पे है। तो हमने देखा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में बेसिकली हमने कहा कि जब आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो उसको अटेंशन देते हैं, किसी चीज़ पे अटेंशन देते हैं, देन आप उसके ऊपर काम करते हैं। और तीसरी चीज़ हमने बात की थी मेमोरी की। ये 2 फीचर्स हमने क्या किए थे, इसमें मॉडल में ऐड किए थे कि ये इसकी एक्सटेंशन बन गई। टाइप्स ऑफ अटेंशन, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की अटेंशन है। लाइक आप जब देखो, मैंने कहा था कि आप अपने इन्वायरमेंट से डिफरेंट चीज़ें परसीव करते हो, तो जो परसीव करोगे वो आप सेंसेस के ज़रिए करोगे। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ देखोगे, कोई इवेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो आप क्या करते हो, विजुअलाइज करते हो, देखते हो। कोई बैकग्राउंड में चीज़ बज रही है, कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है आपको, तो ये क्या है, आपकी यानी ऑडिटरी है कि आपने सुना और उसके बाद आपने कोई अटेंशन अपनी दी। तो हमारे पास अटेंशन की 2 टाइप्स आ जाती हैं, विजुअल अटेंशन और ऑडिटरी अटेंशन। जी, बेसिकली ये कॉग्निशन मॉडल जो हम देख रहे हैं, कॉग्निशन क्या थी हमारी, यही है ना कि आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव किया, परसीव करने के बाद परसीव हम जब उसी चीज़ को कर रहे होते हैं जिसके ऊपर हम अटेंशन अपनी फोकस करते हैं, एक पॉइंट पे हम फोकस कर रहे हैं, तो हम बेसिकली उसी मॉडल को देख रहे हैं। तो अटेंशन की बात की, 2 तरह की अटेंशन, विजुअल अटेंशन बेस्ड ऑन लोकेशन एंड कलर। जाहिर सी बात है, किसी कलर की तरफ, कलर की बेस पे आप उसको यानी अटेंशन दे सकते हैं, कोई लोकेशन हो सकती है। ऑडिटरी बेस्ड ऑन पिच इंटेंसिटी, यानी किसी की आवाज़ की बेस पे आप यानी सुन के अगर अटेंशन दें। कलर कैन बी पावरफुल टूल टू इम्प्रूव यूज़र इंटरफेसेस, बट इट्स इन अप्रोप्रिएट यूज़ कैन रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम वी बिल्ड। वो कह रहा है कि कलर आपके, जब आप सिस्टम की बात करते हैं, जब आप कोई इंटरफेस बनाते हैं, कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं, कोई भी इस तरह का काम करते हैं, तो उसमें कलर्स का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। CI में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं कि आपका कोई भी सिस्टम है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसका इंटरफेस ऐसा हो कि यूज़र क्या कर सके, उसके लिए यूजेबल हो। तो कलर्स एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। वो कहते हैं लेकिन अगर कलर्स का आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस यानी कम हो जाए, यानी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी होती हैं जब भी आप इंटरफेस बना रहे होते हैं। मॉडल्स ऑफ अटेंशन, हमारे पास मॉडल्स ऑफ अटेंशन भी हैं।
उसमें हमारे पास अटेंशन के दो मॉडल हम डिस्कस करेंगे। एक होती है फोकस्ड अटेंशन, एक होती है डिवाइडेड अटेंशन। अब वो कहता है कि फोकस्ड अटेंशन किस तरह की अटेंशन है, यानी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे सामने आतिका खड़ी है, तो ये क्या है, फोकस्ड अटेंशन है, फेस टू फेस, यानी मैं उससे बात कर रही हूँ और वो मुझे सुन रही है, फोकस्ड, मैं उसकी तरफ और मेरी तरफ, ठीक है। सेंसेस शॉर्ट टर्म स्टोर प्रोसेसिंग, यानी एक फोकस्ड आपकी अटेंशन हो गई। जो दूसरा मॉडल है वो है डिवाइडेड अटेंशन, कि आपकी जो अटेंशन है इसमें फोकस नहीं है बल्कि डिवाइडेड है, यानी कि एक रूम है, एक रूम में आप पीछे से गाना भी चल रहा है, कोई आपस में दो लोग बात भी कर रहे हैं और आप कोई तीसरा टास्क भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब आपकी यहाँ पे कोई भी चीज़ फोकस नहीं है बल्कि आपकी अटेंशन क्या है, डिवाइडेड है, कि मल्टीपल आपके पास स्टिमुलस हैं आपके इन्वायरमेंट में। फोकस्ड अटेंशन, ओनली वन थिंग कैन बी फोकस्ड ऑफ अटेंशन। फोकस्ड अटेंशन की आगे मज़ीद फिर दो टाइप्स आ जाती हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या है, अ फर्दर प्रॉपर्टी ऑफ अटेंशन इज दैट कैन बी वॉलंटरी एज व्हेन वी मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू चेंज आवर अटेंशन। यानी ये फोकस अटेंशन की ऐसी टाइप है, जैसे आप कमरे में हैं और आप किसी की बात, दो लोग बात कर रहे हैं, आप उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप एक एफर्ट कर रहे हैं कि आप उनकी बात को सुन सकें। इनवॉलंटरी, एन एवरीडे एग्जांपल ऑफ इनवॉलंटरी एक्ट इज बीइंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम वर्किंग व्हेन वी कैन हियर म्यूजिक और वॉइस इन द नेक्स्ट रूम। ये कैसी एग्जांपल है, जैसे कि आप यानी कॉन्शियसली नहीं सुन रहे, अनकॉन्शियसली बैकग्राउंड में आपके कोई पीछे से म्यूज़िक प्ले कर रहा है तो वो आपके कानों में म्यूज़िक जा रहा है, इसमें मतलब आप खुद नहीं चाह रहे लेकिन अनइंटेंशनली वो चीज़ आपके बैकग्राउंड में प्ले हो रही है और आप उसे सुन सकते हैं। तो ये आपकी फोकस अटेंशन की मज़ीद दो टाइप्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशनल फोकस, वो फैक्टर्स जो आपकी ये जो अटेंशन फोकस है इसके को अफेक्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले मीनिंगफुलनेस, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्प्ले, यूज़ ऑफ कलर, इंटेंसिटी, यूज़ ऑफ मॉड्युलैरिटीज़। अच्छा, अब हम बात कर रहे होते हैं कि अपना सिस्टम आपने डिज़ाइन करना है, इंटरफेस डिज़ाइन करना है, तो वो कहता है कि आपकी जो अटेंशन है वो फोकस्ड होनी चाहिए। आपने उन फैक्टर्स को अवॉइड करना है जिनसे आपकी जो अटेंशन है वो फोकस्ड ना रहे। जैसे आपका यानी एक चीज़ है उसका ऑर्डर ही नहीं है, हमेशा जिस तरह आपके कलर्स हैं वो आप इस तरह इस्तेमाल करें, अपने कलर्स का इस्तेमाल इस तरह करें कि जो आपकी अटेंशन है वो डाइवर्ट ना हो सके। यूज़ ऑफ मॉड्युलैरिटी, यानी मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करें, ये नहीं कि एक चीज़ इतनी लंबी है कि उसके ऊपर आपका फोकस ही नहीं आ रहा। आपने इस तरह से अपने इंटरफेस डिज़ाइन करने हैं कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम जो यूज़र की अटेंशन है वो फोकस्ड रहे, वो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, किसी दूसरे पॉइंट पर डाइवर्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि हमारा काम क्या है कि आपका यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आपके इंटरफेस को, आपकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सके, और वो कैसे इस्तेमाल करेगा, जबकि वो फोकस्ड रहेगा। अब ये एग्जांपल आप लोग सामने अपने देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास दो शॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दो टेबल्स हैं। अब आपके ख्याल में कौन सा टेबल, यानी अगर आप एक नज़र देखते हैं तो कौन से, अगर आपको इमेज को अंडरस्टैंड करना आसान है? जी, आपके सामने दो टेबल्स हैं, दोनों में से ऊपर वाले टेबल को समझना इसलिए आसान है क्योंकि उसमें आपका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, यानी टेबल की फॉर्मेट में आपको पता चल रहा है कि ये सिटी है, सिटी नेम्स दिए हुए हैं, आगे नेम्स दिए हुए हैं, आगे जो भी फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, ये बंदा सिंगल है या ये कितना कमा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। जबकि नीचे कुछ आपको पता नहीं चल रहा, जस्ट आपको नज़र आ रहा है कि नंबर्स या इंग्लिश लिखी हुई है, इससे हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो आपने हमेशा इस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन को देना होता है कि वो मीनिंगफुल रहे, मीनिंगलेस ना हो। तो अब आप इधर से मीनिंग परसीव कर रहे हैं, इधर नीचे से नहीं कर रहे। अटेंशन एंड ऑटोमेटिक एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज़ बिकम ऑटोमेटिक। आप लोगों ने अक्सर देखा हुआ है जब आप वर्ड को खोलते हो या किसी भी इस तरह का डॉक्यूमेंट का जब इस्तेमाल करते हो जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोगों के पास जो डायलॉग मैसेज, पॉपअप मैसेज आ रहे होते हैं तो आप उनको पढ़ते भी नहीं हो। जैसे अक्सर आप फाइल क्लोज करो तो वो आपसे हमेशा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, तो आप हमेशा येस कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमेशा वर्ड की फाइल क्लोज करो तो ये वो मैसेज आपको लाजमी शो कराता है। तो वो कहता है कि फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज़ बिकम ऑटोमेटिक, कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं वो आपको यानी आपके बाय नेचर ऑटोमेटिक हो जाती हैं। कैरिड आउट विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, आपको उनके ऊपर कोई ख़ास अटेंशन पे नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपने उनका इस्तेमाल किया होता है कि वो आपके कॉन्शियस में होती हैं। अच्छा, इसी तरह ही होनी है ये।
यूज़र डजेंट मेक कॉन्शियस डिसीजन, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता। यही एग्जांपल उसने दी हुई है। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू चॉइस वाली फाइल, आपको पता है कि आपने हमेशा सेव ही करना है, अगर सेव नहीं करना तो आपको पता है कैंसिल करना है, क्योंकि ये आप इतना ज़्यादा डायलॉग बॉक्स देखते हो कि आपके ये माइंड में, आपके कॉन्शियस में ये चीज़ें ऑटोमेटिक हो चुकी हैं। कॉन्सिक्वेंसेस डिज़ाइन टू असिस्ट अटेंशनल फोकस इन द राइट प्लेस। वो कहता है जब भी डिज़ाइन करें तो आपकी जो अटेंशनल फोकस है वो एक सही जगह पे होना चाहिए। हेल्प यूज़र टू, यूज़र की क्या हेल्प करे? अटेंड हिज हर टास्क नॉट द इंटरफेस, कि आपने जो इंटरफेस बनाया है उसका मेन टारगेट क्या है कि उसकी जो फोकस है वो उसके टास्क की तरफ हो, ना कि इंटरफेस की तरफ। डिसाइड व्हाट टू फोकस ऑन बेस्ड ऑन देयर टास्क इंटरेस्ट, यानी उसे अपने फोकस का, टास्क का, इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। टू स्टे फोकस डोंट प्रोवाइड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन, यानी कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना दें जिससे क्या हो, वो डिस्ट्रैक्ट हो, यानी अपने काम की तरफ टास्क की बजाय, फोकस करने के बजाय, यानी कुछ इस तरह का पॉपअप आ रहा है कि वो उसके ऊपर क्लिक कर रहा है या उसे ऐसे इमेजेस दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने टास्क को छोड़ के उनकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। स्ट्रक्चर हिज अ टास्क हेल्प, यानी आपके ऑर्डर होना चाहिए, हर एक लेआउट में स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्रिएट डिस्ट्रैक्शंस व्हेन रियली नेसेसरी, वो कहते हैं तब उसे डिस्ट्रैक्ट करें जब कोई ज़रूरत भी है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। यूज़ अलर्ट्स ओनली व्हेन अप्रोप्रिएट, और हद से ज़्यादा अलर्ट्स का इस्तेमाल ना करें, अलर्ट्स तभी यूज़ करें जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ इसे भी अवॉइड करें, क्योंकि आपकी जो अटेंशन होती है वो फिर फोकस नहीं रहती इस तरह के अलर्ट्स की वजह से। अब आप लोग देख रहे हो सामने एक आपको इमेज दिखाई दे रहा है जो कि एक सिंपल सा इमेज है। गूगल, जितना ज़्यादा आप कम रखेंगे, अपने इंटरफेस को सिंपल रखते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं उतना ज़्यादा आप अपने इंटरफेस पे फोकस रहते हैं। जब भी आप गूगल खोलते हैं आपके दिमाग में कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है, आप वो स्ट्रिंग टाइप करते हैं और आप अपने रिक्वायर्ड पेज पे चले जाते हैं। तो ये क्या एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जितना आपका इंटरफेस सिंपल होगा उतनी आपकी अटेंशन फोकस्ड रहेगी। इससे ज़्यादा सिंपल पेज की और कोई एग्जांपल नहीं है। गूगल एक सिंपलेस्ट पेज है। Consequences make information salient when it needs attending to. Use techniques that make things stand out like color, ordering, spacing, underline, sequencing and animation. वो कह रहा है ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जिसमें कलर्स, ऑर्डरिंग, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। यानी जब भी आपने इंटरफेस बनाना है तो इन सब चीज़ों का, इन फीचर्स का ख्याल रखना है। Avoid cluttering the interface. Follow the google.com example of crisp simple design. यानी बहुत ज़्यादा अपने इंटरफेस पे यानी टेक्स्ट का, इमेजेस का करने, बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप सिंपल रखेंगे, जैसे कि google.com की एग्जांपल है, उतना ज़्यादा आपका डिज़ाइन अच्छा है। अवॉइड यूजिंग टू मच कलर्स बिकॉज द सॉफ्टवेयर अलाउज इट। ये नहीं कि अगर आपको मिल गया, आपके पास एक्सेस है कि आप इसमें रंग भर सकते हैं, तो आप उस इंटरफेस में बेतहाशा रंग भर दें, क्योंकि ये भी क्या है, अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे यूज़र की अटेंशन डाइवर्ट होगी, आपका फोकस नहीं रहेगा। तो बहुत ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का इस्तेमाल इसीलिए ऐप्स में, एप्लीकेशंस में अवॉइड किया जाता है, क्योंकि आपका मेन टारगेट आपका टेक्स्ट होता है। जैसे कि ये सामने आप लोगों को एक एग्जांपल नज़र आ रही है, एन एग्जांपल ऑफ ओवर यूज़ ऑफ ग्राफिक्स। अब अगर आप इस इमेज पे देखें, इस ग्राफिक्स पे देखें, तो आपका मेन फोकस किस चीज़ की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं देखूं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट चीज़ कर रही है वो इसका ये फिरोज़ी सा रंग और कलर्स कर रहे हैं, कि कलर्स की तरफ फोकस हो रहा है कि ब्लैक एंड फिरोज़ी का कॉम्बिनेशन डिज़ाइन, और बाद में जो सेकेंडरी चीज़ है वो मेरे टेक्स्ट की तरफ जा रही है। लेकिन जो आपका इसमें मेन एलिमेंट है वो आपका टेक्स्ट है। तो यानी आपका फोकस टेक्स्ट की तरफ होना चाहिए था, बजाय कि इन कलर्स की तरफ पे। तो जब भी आपने इंटरफेस डिज़ाइन करना है तो आपका फोकस जिस चीज़ की तरफ है उसकी तरफ ही रहना चाहिए, बजाय कि आप दूसरे कलर्स की तरफ या ग्राफिक्स की तरफ चले जाएं। जी, आपको क्या लगता है, ऐसे ही है? ऐसे ही। अच्छा जी, ये थी हमारी सिचुएशन। अब हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। हमने देखा कॉग्निशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में जो रिवाइज था, हमने देखा कि मेमोरी का भी एक कंपोनेंट ऐड किया गया। तो कॉग्निटिव मॉडल्स ऑफ मेमोरी, ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल, मेमोरी मॉडल, ये आपके मॉडल्स हमने ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल में देखा। मेमोरी मॉडल में आपके पास मेमोरी का इस्तेमाल आया। कह रहा मेमोरी क्या है? जब भी हम किसी चीज़ को मेमोराइज याद कर लेते हैं, वो चीज़ हमारी मेमोरी में चली जाती है। इन्वॉल्व्स इनकोडिंग एंड रिकॉलिंग नॉलेज एंड एक्टिंग अप्रोप्रिएटली, यानी आपने अपनी मेमोरी में पहली दफ़ा किसी यानी स्टिमुलस को परसीव किया, उसके बाद उसकी इनकोडिंग की, और उसके बाद जब आप उसे दोबारा से रिकॉल करते हो उस सारी चीज़ को, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे होते हो।
ऐसे ही होता है, फर्स्ट टाइम हम किसी चीज़ को पहली दफ़ा देखते हैं या किसी शख्स से मिलते हैं, उसके बाद हम जब उसे दोबारा मिलते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। ये जैसे कि आप क्लास में फ़र्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ जब पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो पहली दफ़ा आप लोगों ने एक दूसरे से मिले, फिर जब दोबारा मिले तो फिर आपको पता चला, बार बार देखने से आपको पता चल गया, मेमोराइज़ हो गया कि हमारे क्लास फेलोज़ हैं, इनके ये नाम है, ये ऐसी शक्लें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे होते हैं। वी डोंट रिमेंबर एवरीथिंग। क्या हम हर चीज़ याद रखते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ वही चीज़ याद रखते हैं जिसका हमारे साथ लिंक होता है या जो हम ज़रूरी समझते हैं। अदरवाइज़ हम किसी भी ऐसी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं करते जिसका हमसे ताल्लुक़ ना हो या जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। जैसे हमारे घर में अगर कोई चीज़ ख़राब है, कोई इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, कोई प्लम्बर आ रहा है, तो हम क्या उसे याद रखेंगे? नहीं याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वी डोंट रिमेंबर एवरीथिंग इन्वॉल्व फिल्टरिंग एंड प्रोसेसिंग। क्या हम जो भी हमारे सामने चीज़ होती है हम उसे फ़िल्टर करते हैं और फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, यानी हमारे लिए ज़रूरी है तो हम उसे मेमोराइज़ कर लेंगे, अगर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने माइंड पे ओवरलोडिंग करें। कॉन्टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अफेक्टिंग आवर मेमोरी। वो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी ये मेमोरी में। कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब कि अगर आपने किसी इंसान से मिले हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में आपकी किसी से मुलाकात होती है, फिर दोबारा होती है, तो आपको अगर वो कहीं दोबारा इंसान बाज़ार में या कहीं और मॉल पे दिखाई देता है तो आपको पता होता है, अच्छा ये वो शख्स है, इससे तो मैं उधर मिलता हूँ, यूनिवर्सिटी में ये मुझे दिखाई देता है। तो कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को मेमोराइज़ करने में, इसलिए वो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट से याद कर लें। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो पॉइंट्स बना लें या कुछ इस तरह का कॉन्टेक्स्ट बना लें या उसके ऊपर इवेंट बना लें कि आप उसे याद रख सकें उस इन्फॉर्मेशन को। We recognize things much better than being able to recall things. The rise of the GUI over command-based interfaces. आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी देखा और कमांड लाइन इंटरफेसेस भी बात की कि कमांड लाइन इंटरफेस ऐसा इंटरफेस जिसमें आप कमांड्स को टाइप करते हो। तो कमांड्स को टाइप करा अगर आपको याद होंगी देन आप कमांड्स को टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऐसा इंटरफेस है जिसमें आपके पास क्या आइकन्स हैं, आप उनको देखते हो, आपको लगता है अच्छा ये चीज़ इस तरह काम कर सकती है, आप उससे यानी खुद ही से परसीव कर लेते हो और उसके बाद आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो GUI बेटर ऑप्शन है कमांड लाइन से। तो चीज़ों के ज़रिए हम चीज़ों को मेमोराइज़ करना आसान होता है बजाय निस्बत कि हमारे पास चीज़ें लिखी हुई और हम उनको याद करें। बेटर एट रिमेंबरिंग इमेजेस दैन वर्ड्स। वो यही बात कर रहे हैं कि इसी तरह इमेजेस को याद रखना आसान है एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स। द यूज़ ऑफ आइकन्स रैदर देन नेम्स, कि अगर आपके पास इमेजेस के बजाय यानी आइकन्स के बजाय अगर नाम दिए हो तो आपको शायद उनका ऑपरेशन याद ना रहे कि इसका आगे क्या काम है, लेकिन आप उसके आइकन से इमेज से अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए ही हो सकती है। तो ये हमारे पास थी मेमोरी, कि मेमोरी को हम किस तरह चीज़ों को किस तरह अच्छी तरह याद रख सकते हैं। अच्छा, मॉडल ऑफ मेमोरी, हमारे पास डिफरेंट मेमोरी के मॉडल भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी का ये मॉडल। इसमें हमारे पास मेमोरी मॉडल में 3 कंपोनेंट्स हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी, देखो हम कहते हैं कोई भी चीज़, आज का जो लेक्चर है ना बेसिकली ये हमारा ना इनपुट चैनल है, यानी आपने इनपुट चैनल क्या है कि आपके पास कोई स्टिमुलस आया, कोई इवेंट हुआ, आपने उससे परसीव किया, अटेंशन दी और फिर हम उसके ऊपर आगे सारा वही काम कर रहे हैं जो हमने पीछे मॉडल्स में देखा था। तो सेंसरी मेमोरी क्या है कि इनपुट बफर, कि आपने कोई भी चीज़ जो आपको मिली, यानी आपकी आंखें क्या है एक इनपुट ले रही हैं, आपने विजुअल, हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास अटेंशन विजुअल या ऑडिटरी, आपने किसी चीज़ को देखा, आपके पास क्या हुआ, इनपुट आ गई, आपने कोई चीज़ सुनी यानी कोई आपसे बात कर रहा है, कोई गाना आप सुन रहे हैं, तो ये भी क्या आपके पास इनपुट आ रही है, तो वो चीज़ आपने क्या कर ली इनपुट बफर में, यानी अपने आपके पास वो स्टोर हो गई, आपके पास आ गई। अब इनपुट वो कह रहा है विजुअल और साउंड दोनों सूरत में हो सकती है। फिर यहाँ से कुछ सेकंड्स का काम है, 30 सेकंड या इससे भी कम, आपकी ये सेंसरी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन रही, फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ मूव कर गई, जैसे स्केच पैड स्टोर, लाइक एक नोट पैड पर जिस तरह हमने कहा था कि आपने कोई चीज़ अपनी लिख ली, विजुअल और साउंड, ये भी कुछ सेकंड्स आपके पास रही कि आपने उसे नोट कर लिया। देन वो कहाँ चली गई, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्स फैक्ट्स एंड मीनिंग्स, अगर आपको लगा कि ये एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है तो आप उसे क्या करोगे, मेमोराइज कर लोगे।
सिमेंटिकली ऑर्गेनाइज्ड और आप उसे ऑर्गेनाइज रखोगे। तो बेसिकली क्या, आपने अपने इन्वायरमेंट से स्टिमुलस के ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन ली वो सेंसरी मेमोरी से होते हुए शॉर्ट टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में मूव कर जाती है। ये हमारे पास था एक मेमोरी का मॉडल। इसके बाद इसी मेमोरी मॉडल को फिर रिवाइज किया गया। जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को हमने रिवाइज किया था, कि पहले सिंपल सा था, फिर बीच में हमने अटेंशन और मेमोरी का कंपोनेंट भी ऐड कर लिया। इसी तरह आपकी इस मेमोरी मॉडल को भी रिवाइज किया गया कि सेंसरी मेमोरी और उसके बाद शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी। कि आपने उस शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी काम कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो। वो कह रहा है वर्किंग मेमोरी इज़ अ सबसेट ऑफ, वो कह रहा है कि पहले हम कह रहे थे जो सिंपल मॉडल था ये वाला मॉडल, कि ये तीनों डिफरेंट अलग-अलग कंपोनेंट है। लेकिन जब रिवाइज्ड किया गया तो हमने कहा कि ये तीनों अलग-अलग कंपोनेंट बल्कि एक दूसरे का हिस्सा हैं, यानी अलग-अलग से नहीं है, एक दूसरे का साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे का हिस्सा है। कि सेंसरी मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी इज द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये दोनों सारे के एक दूसरे का सबसेट है। वर्किंग मेमोरी इज अ सबसेट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। आइटम्स आर सिमेंटिकली लिंक्ड, और ये सारे आपस में क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। आइटम इन वर्किंग मेमोरी आर एक्टिवेटेड, एक्टिवेशन इज सप्लाइड फ्रॉम अदर लिंक्ड चंक्स एंड फ्रॉम सेंसरी इनपुट। क्या है, वर्किंग मेमोरी में इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, आपकी सेंसरी मेमोरी से आ रही है। सेंसरी मेमोरी से काम हो रहा है वर्किंग मेमोरी में, और वर्किंग मेमोरी से आगे आपकी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ रही है। लेकिन यहाँ पे हम इनको एक दूसरे का सबसेट कंसीडर कर रहे हैं बजाय के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के। तो ये हमारे पास आगे रिवाइज मॉडल, रिवाइज्ड ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल और जो मेमोरी मॉडल था उसको हमने आपस में रिलेट किया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ह्यूमन प्रोसेसिंग मॉडल, और आज हमने देखा है मेमोरी मॉडल। अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। रिलेट कैसे कर रहे हैं, आपके पास मैंने कहा कि आपका जो सेंसरी मेमोरी है उसमें हमारे पास जो इनपुट होगी दो तरह से होगी, या तो विजुअल देख के आप लेते हो स्टिमुलाई, या ऑडिटरी सुन के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वर्किंग मेमोरी, और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हमने इसमें भी बात की थी, ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, परसेप्चुअल प्रोसेसर, उसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेसर और मोटर प्रोसेसर, और हर एक में मेमोरी 2 कंपोनेंट होते हैं। परसेप्चुअल प्रोसेसर यानी स्टिमुलाई आपने लिया, सेम वही उसकी वर्किंग क्या होती है जो कि आपके इस मॉडल में सेंसरी मेमोरी की थी, कि आपने कोई भी स्टिमुलाई इन्वायरमेंट से परसीव किया, अब वो हो सकता है विजुअल हो या ऑडिटरी हो। उसके बाद मोटर प्रोसेसर क्या कर रहा है, आपके ऊपर उसके ऊपर काम कर रहा है जिस तरह के वर्किंग मेमोरी कर रही थी। और कॉग्निटिव प्रोसेसर कि आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे कितना सेव करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने रिलेट की, एक मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ रिलेट कर दिया। इस लेक्चर को इधर ही मैं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है।